हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी सीरीज कंटिन्यू थी अनसॉल्व पेपर की, वो हमारी कंटिन्यू चल रही है और आगे के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ पर है? स्वराज एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग प्रोवाइड कराई जा रही है ना। और ये कहाँ पर कोचिंग सेंटर है? जसराना में आपकी स्वराज कॉलोनी पचवा चौराहा जसराना पर उपस्थित है। कहाँ पर? स्वराज कॉलोनी पचवा चौराहा जसराना। ठीक, अब हम पेपर को करते हैं सॉल्व। अपने पेपर की तरफ चलते हैं। हमारा पेपर कहाँ है ना, उस पेपर को निकाल देते हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहले आप सभी को हम बता दें, हमारी संस्था द्वारा नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे हर स्टूडेंट के बिना कोचिंग के करेंगे 90+ % आप गेन करोगे अगर हमारी नोट्स के थ्रू पढ़ते हो। तो बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने लिखे और ये बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड बनाए जा रहे हैं। जैसे आप किसी भी बोर्ड से अगर आप स्टडी करते हो, जैसे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ऑल इंडिया के जितने भी बोर्ड हैं उनको समझते हुए मैंने नोट्स को डिजाइन किया है। इन नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या चीज़? आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी दी जाएगी। ठीक है, माइंड मैपिंग नोट्स मिलेंगे आपको ये, और ये इनोवेटिव टेक्निक द्वारा ये डिजाइन किए गए, यानी नई तकनीकी द्वारा इन नोट्स को क्या किया गया है बेटा? डिजाइन किया गया है ना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट होगी kinjalclasses.com से, और वहाँ पर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद चलिए अब अपना पेपर को सॉल्व करते हैं। हमने कीट कल अगले यानी पिछली क्लास में हमने 2 कीट बच्ची पौधों के नाम लिख लिए थे ना, और आज हम क्या करेंगे बेटा? चलो देखते हैं आगे, है ना। देखो, एक प्रारूप बीजांड की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करिए। ये हमने कर लिया था पिछली क्लास में। रुधिरवर्ग पर टिप्पणी लिखिए। रुधिरवर्ग की टिप्पणी पर हमने भी एक क्लास पिछली वीडियो हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है और गुणसूत्र की इसमें क्या भूमिका होती है ना। चलो इस देखते हैं। रुधिरवर्ग मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना, और इसको सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। चलिए, मानव में लिंग निर्धारण, चलो बेटा पढ़ लेते हैं इसे भी। वेलकम टू नोट आगे भैया। मानव में लिंग निर्धारण। ठीक, और बिल्कुल सिंपल वे में हम समझेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, और यहां से आज के बाद आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे। ठीक, मानव में लिंग निर्धारण, इंग्लिश वालों के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश के भी होंगे, इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से करते हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, एंड यू नो वेरी वेल। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम क्रोमोसोम
की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अब इन्हें जोड़ी में कन्वर्ट करें तो ये जोड़ी में कितनी होगी? तो जोड़ी में 2 का एक पेयर होता है, यानी दो गुणसूत्र मिलके एक क्या बनाएंगे? एक जोड़ी बनाएंगे। तो इस टोटल के कितने जोड़ी जाएंगे? मनुष्य में 22 जोड़ी या पेयर क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। सॉरी 23 कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। 23 दूनी कितने हो गए? 46 हो गए टोटल। और अब इसमें से 22 पेयर कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। इनमें से 22 पेयर, अगला पॉइंट, इनमें से 22 जोड़ी एक समान होते हैं। एक समान होते हैं। उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो एक समान होते हैं बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम? उन्हें ऑटोसोम बोलते हैं। अब इसमें से एक जोड़ी 22 तो समान हो गए, लेकिन एक जोड़ी कैसा होता है? बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसी से क्या करते हैं? सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं। उससे क्या करेंगे? इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। तथा वन पेयर या एक जोड़ी, इंग्लिश में वन पेयर, एक जोड़ी असमान होता है। असमान कैसा होता है? असमान होता है। उसे क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, या इसे हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। सारा का सारा काम कहां पर है? सारा का सारा काम सेक्स क्रोमोसोम पर। यानी जो एक जोड़ी होता है वो ही पूरा खेल करता है कि लड़का पैदा होगी या लड़की पैदा होगी, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। तो कौन डिसाइड करता है? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। 22 तो एक समान होते हैं। मेल और फीमेल में भी 22 पेयर कैसे होंगे? समान होंगे, तथा 22 पेयर कैसे होंगे? असमान होंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यहां पर हमने ले लिया पुरुष ले लिया बेटा। इधर पर इस साइड हमने मादा ले ली, ठीक है। अच्छी तरह से जानते हो पुरुष को डिनोट किससे करते हैं बेटा? पुरुष। क्लियर है सबको यहां तक? अब जो मादा होगी, मादा के लिए सिंबल हम यूज करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए, जब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? इसमें किस तरीके से लिख सकते हैं? 44, कलर चेंज करूं, 44 बेटा एक समान होते हैं, लेकिन पुरुष में X, Y ये समान होते हैं। ये ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम। और इधर इसी प्रकार इधर लेते हैं हम 44 प्लस के XX। अगर लड़की होगी तो XX होगा और लड़का होगी तो XY होगा। यू नो वेरी वेल। सो स्टूडेंट, ये एज अ पेरेंट काम करेंगे, यानी जनक हिंदी में बोलने से तो ये कौन है बेटा? जनक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जनक कहलाएंगे। अब यहां से हम बनाते हैं गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, यानी युग्मकों का निर्माण। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं युग्मकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। देखिए यहाँ पर हमने X ले लिया और यहाँ पर हमने Y ले ली, ठीक। गैमीट फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर डबल X है तो हम एक X ले सकते हैं, यहाँ पर
ले सकते हैं, यस और नॉट, यस। अब इसके बाद हम इसमें क्या करा देंगे, इस तरीके से इसमें मिला देंगे तो हमें x प्राप्त होगा। ठीक, इसका इसमें अगर मिलाएंगे हम तो हमें y प्राप्त होगा, यस और नॉट। अब यहाँ पर जो x हमें यहाँ प्राप्त हुआ है एज अ लड़की का वर्क करेगा x। ठीक, यहाँ पर x और y है, ये लड़का होगा, कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर देख लिया है लड़का के लिए और ये लड़की के लिए। ठीक, यानी 50% हमें संतान किस प्रकार कैसी प्राप्त हुई, लड़के पैदा होंगे, और 50% हमें कैसे प्राप्त संतान पैदा हुई, 50% लड़की पैदा होंगी। तो सारा का सारा जो खेल था उस क्वेश्चन में पूछा गया था सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारण करिए, तो क्या है कि यहाँ पर x और y का पूरा खेल है, यहाँ पर x y का पूरा खेल है। तो ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। थ्योरी आप लिख सकोगे, थ्योरी हमने लिखा दी है, और कुछ एडवांस और एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो हमारी नोट्स को परचेज करें, जिससे आपको और थ्योरी लिखने में आसानी हो। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हमने बता दिया। लिंग गुणसूत्र में इसमें क्या भूमिका है, जो x और y बेस सेक्स क्रोमोसोम होता है और वो डिसाइड करता है लड़का पैदा होगी या लड़की। ठीक, वो सारी चीजें हमने समझा दी। 3 नंबर में आपका ये कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापी क्या है, अंगुली छापी या अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले उपयोगिता इसकी देखते हैं, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट को हम क्या करेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल इस तरीके से समझेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आज तक किसी ने भी आपको इस तरीके से नहीं बताया होगा, है ना। चलिए, हमने आपके लिए स्लाइड बना के रखी है जिससे जल्दी हो सके और आपको आसानी से समझ में आ सके। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सॉरी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और जिसे हिंदी में अंगुली छापन अथवा और क्या कहते हैं इसे बेटा, अंगुली छापी भी कहते हैं। ठीक है, और एक इसका नया एडवांस वर्जन है, दैट इज डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ये न्यू वर्जन है, नया टर्म है। किसी से भी आपसे कुछ पूछ सकता है, डीएनए अंगुली छापी, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापन। ठीक, इतने नामों से इसे जानते हैं। सबसे पहले आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्यों जाती है, उपयोगिता पर इस पर प्रकाश डाला गया था, उससे सबसे पहले हम समझते हैं, और इसे एक स्टेप से हम समझते चलेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे, जिससे एक आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके डीएनए फिंगरप्रिंट से आउट ऑफ सिलेबस ना हो। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्यों जाती है। सबसे पहले आपको पता है, जितने भी रेप होते हैं या किसी की संतान है, उसे पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। सबसे पहले हम आपको इसकी उपयोगिता दिखाते हैं, आखिर ये की क्यों जाती है, तब उसके बाद हम आपको कराएंगे। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग, सही, इसके उपयोगिता देखिएगा। अब इसकी उपयोगिता क्या, देखो, इसका उपयोग अपराधी मामलों जैसे खूनी बलात्कार को पहचानने के लिए किया जाता है, समझ रहे हो। इसका संबंध
या इसका यूज या इसका उपयोग संबंध को, जैसे माता पिता को झगड़े में, फैमिली ज्ञान करने में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी फैमिली का कोई मैटर होता है और उससे ये बच्चा किसका है, वो कहता है मेरा है, ये कहता है उसका, मेरा नहीं है उसका है। इसे मानो इसे पहचानने के लिए क्या किए जाते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। रैप हो गया, किसी चीज ने मर्डर कर दिया है ना, किसी ने गोली मार दी, तो उसके ये पता करते हैं आखिर इसने किया है या नहीं किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लास्ट सबूत होता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप समझ चुके होंगे। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम देखेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप लगाते होगे, देखते हो कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, देखो देखते हो, इसे बायोमेट्रिक बोलते हैं। इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए से की जाती है, इसे डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां से पुट अप होता है, आपसे पूछेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कौन है, अलेक्स जेफरी। कौन है बेटा, अलेक्स जेफरी है। कौन है, दिस टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्स जेफरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा आप ध्यान से। कौन है, अलेक्स जेफरी है बेटा, अलेक्स जेफरी। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो कौन है, लालजी सिंह है बेटा। कौन है, लालजी सिंह, लिख लो लालजी सिंह, लालजी सिंह। लालजी सिंह कौन है, लालजी सिंह कौन है, लालजी सिंह ने इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कौन लेके आया था बेटा, लालजी सिंह लेके आए थे। कौन लेके आए थे, लालजी सिंह लेके आए। अलेक्स जेफरी, ये आप देख सकते हो अलेक्स जेफरी, इन्हीं की पूरी देन है। ठीक, अब चलिए बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले मैं बताऊं बेटा, आप अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हो यानी स्टडी करते हो, तो सबसे पहले हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या करने होंगे, सबसे पहले उपयोग पता होना चाहिए, उसके उपयोग क्या किए जाते हैं। ठीक, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअली में होता क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले मैं बेटा आपको बताऊं, आप जहां पर बैठे हैं, अभी आप स्टडी कर रहे हैं, अभी इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास कोई ना कोई बैठा होगा, आसपास कोई ना कोई होगा, या आप इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं आप क्लास में, या कहीं पर कोचिंग में, किसी कॉलेज में, या आप कहीं पर, आप किसी भी स्थान पर जहां पर हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति अगर आपके समान कोई अगर व्यक्ति है, कौन है, व्यक्ति या इंडिविजुअल कोई प्रेजेंट है वहां पर, कौन है, प्रेजेंट है, तो उसका डीएनए क्या बेटा, उसका डीएनए और आपका डीएनए कैसा होता है, 99% वो बेटा 99% बेटा कैसा होता है, एक समान होता है। कैसा होता है, वो समान होता है, लेकिन 0.1% जो डीएनए होता है ना बेटा, वो सबसे कैसा होता है, डिफर होता है। कैसा होता है, सबसे वो अलग होता है। वहीं से हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्रोफाइलिंग करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों की जाती है, किस तरीके से की जाती है, जितनी इसकी मैकेनिज्म है ना, वो मैं एक एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक, थोड़ा सा ही पढ़ लिए। अलग अलग मनुष्य के डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्रम की हम क्या करते हैं, डीएनए जो डीएनए होता है उसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, यहाँ पर ये इस तरीके से, और इनके जो क्रम होते हैं ना, उनके बीच जो संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कितने बार ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए AUG, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, समझिएगा बेटा इधर। जैसे मान लो ये हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर लगा है AUG, फिर रिपीट हुआ AUG, फिर रिपीट हुआ AUG, कितने बार, 3 बार रिपीट हुआ। और इन्हीं जो रिपीट है ना, इन्हीं का हम क्या करते हैं, इन्हीं से हम पहचान लेते हैं
क्या कि इसमें से क्रिमिनल कौन सा है, कौन सा अपराधी है। तो ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं क्रम का, इन्हीं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ये किस में आते हैं बेटा, और ये 0.1% में ये आते हैं। समझो, आसानी से समझिएगा, बिल्कुल पूरी बात। अनुप्रयोग आपको बता दिए हमने, ठीक है। सबसे पहले हम अपने डीएनए फिंगरप्रिंटों को पढ़ने से पहले हम अपनी सरस्वती माँ को शीश नवा के प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम डीएनए प्रोफाइलिंग आपको कराएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक मोटिवेशनल कोटेज के साथ चलते हैं, जिससे हमें पढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। सबसे पहले हमारी सरस्वती माँ है, क्योंकि पहले समस्या सारी समस्या हमारी कौन दूर कर देंगे, सरस्वती माँ कर देती हैं। फिर हम मोटिवेशन के लिए एक कोटेज भी साथ लाते हैं, जिससे हम किसी भी हर हालत में हारे नहीं। तो चलिए, सफलता को पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए। सफलता को पाने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन दिल में जुनून होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो हम हर चीज कर सकते हैं, हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब हमारे दिल में आंधी होगी तब। चलिए, सबसे पहले हमने डीएनए को कलेक्ट कर लिया। बेटा कहां से कलेक्ट करेंगे डीएनए को, सबसे पहले समझिएगा। माने किसी का बलात्कार हो गया, या किसी का मान ली किसी को किसी ने मार दिया, ठीक, या शूट कर दिया, या मान लीजिए किसी एक फैमिली का मैटर है, वो कह रहा है ये बच्चा मेरा है, वो कह रहा है ये मेरा बच्चा है, तो उसे किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, वो सारी चीज़ समझते हैं। हम एक उदाहरण लेंगे, बहुत अच्छा सा उदाहरण लेंगे, उसके आधार पर आपको समझाएंगे जी। सबसे पहले हम डीएनए कहाँ से लेते हैं, यहाँ से जो जितने क्वेश्चन बनेंगे, आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जीएनएम की, ईएनएम की, तो हम नहीं चाहते यहाँ से कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो अगर हम ब्लड से डीएनए ले रहे हैं, मान लो हमने ब्लड सेल से लिया, ठीक, सेल 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है आरबीसी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। एक होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी। अब आप हमको ये बताइए, इसमें से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी सेल्स का उपयोग करेंगे। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, डीएनए प्रोफाइलिंग में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी कोशिका को हम लेते हैं। आंसर में आप सबसे पहले आपको आंसर मिलेगा ए और बी और सी। आप लोग बताना इसमें कौन सी आप यूज करोगे। यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें से आप डब्ल्यूबीसी को लोगे, क्यों लोगे वो भी जान लीजिए। इसमें से हम आरबीसी नहीं ले सकते। आरबीसी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। क्वेश्चन ध्यान रहे आपको, यहाँ पर हम कौन सी लेंगे, डब्ल्यूबीसी लेंगे, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को लेंगे, और आरबीसी को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे आपको ये पता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक कैसा होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए आरबीसी को हम नहीं लेंगे। और केंद्रक किसमें प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में। इतना आप समझ गए, मैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमने डीएनए को ले लिया, ब्लड से ले लिया, ठीक। ब्लड से लेने के बाद अब इसे आप केंद्र करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप केंद्र करेंगे, एनिमेशन भी दिखाएंगे आपको। आप केंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इसे डाल देंगे। मान लीजिए हमने ब्लड ले लिया बेटा, पीसीआर पूरी आनी चाहिए आपको। इसमें हमने डब्ल्यूबीसी डाल दी, ठीक है। अब इससे बेटा क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल देंगे। इसमें हमने
लगा दिया ये। अब इसमें डालने के बाद इस सेंट्रीफ्यूगेट जब हो जाएगी, यानी इसका अपकेंद्र हो जाएगा, तो इससे हम इसे क्या करेंगे, अब डीएनए हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। डीएनए यहाँ से हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन जब बेटा हम करते हैं तो इसके हमें 2 पीक मिलते हैं, 2 डीएनए मिलते हैं। ठीक, क्या मिलते हैं, 2 डीएनए मिलते हैं। वो कौन कौन से मिलते हैं अपकेंद्र करने के बाद, वो पहले समझिएगा मैं कहने। सबसे पहले हमको जो मिलता है बेटा, सबसे पहले कौन कौन सा मिलता है वो समझिएगा। इसका एक क्रब की बात समझते हैं, जो एनसीईआरटी में क्रब के द्वारा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो क्रब की सहायता से समझेंगे हम। जब हम ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं और हमको जो वहाँ से डीएनए प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें वहाँ पर 2 पीक प्राप्त होते हैं। एक पीक बड़ा प्राप्त होता है, ठीक बेटा, और एक बेटा छोटा पीक प्राप्त होता है। एक पीक बड़ा प्राप्त होता है और एक पीक छोटा प्राप्त होता है। जो बड़ा पीक होता है ये हमारा बड़ा पीक है, और इस बड़े पीक को हम बोलते हैं बल्क डीएनए। बल्क डीएनए माने ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बल्क डीएनए। और जो दूसरा बेटा है ना, दूसरा कौन चीज़ है, दूसरा ये हमारा है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, ठीक। अब बेटा यहां पर समझो, जो हमने आपको बताया था 99.9% डीएनए होता है प्रत्येक मनुष्य का। कैसा होता है बेटा, समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। 99.9% प्रत्येक मनुष्य का डीएनए समान होता है, ठीक। और एक कैसा होता है बेटा, एक 0.1% डीएनए कैसा होता है बेटा, असमान होता है। ठीक, अब इसमें से जो हम स्टडी करेंगे ना, वो सैटेलाइट डीएनए की करेंगे। किसकी करेंगे, सैटेलाइट डीएनए की हम स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे हम, सैटेलाइट डीएनए की स्टडी करेंगे। अब सैटेलाइट डीएनए फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी सैटेलाइट डीएनए 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से में होता है उसे समझ लीजिएगा। सैटेलाइट डीएनए हमें एक प्राप्त होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए बेटा। कौन सा प्राप्त होता है, मिनी सैटेलाइट डीएनए। और दूसरा प्राप्त होता है हमें माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। कौन सा प्राप्त होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। एक प्राप्त होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए। और जो दूसरा बेटा जो हमें प्राप्त होता है, दूसरा प्राप्त होता है वो होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। दूसरा प्राप्त कौन सा होता है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए प्राप्त होता है। पहला कौन सा होता है, मिनी सैटेलाइट डीएनए प्राप्त होता है बेटा। इतना क्लियर। अब जो हम जो स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे ना, वो मिनी सैटेलाइट डीएनए की करेंगे। किसी करेंगे, मिनी सैटेलाइट डीएनए की स्टडी करेंगे। अब मिनी सैटेलाइट डीएनए का दूसरा नाम इसे किससे जानते हैं, BNTR से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, BNTR से जानते हैं, BNTR। यहां पर आपको एग्जाम में यहां से फुल फॉर्म पूछी जाएगी, बिल्कुल पूछी जाएगी। आप 2023 के लिए इसे तैयार कर लेना। 2023 में अगर एग्जाम दोगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म 100% पूछी जाएगी BNTR की। तो इसकी फुल फॉर्म पहले हम इसकी फुल फॉर्म आपको लिख देते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स ये किसकी फुल फॉर्म है,
BNTR की। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इस फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिएगा बेटा, बिल्कुल कर लीजिएगा। और BNTR से हम क्या करेंगे, DNA प्रोफाइलिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम आगे बताएंगे आपको। और इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी, इसकी फुल फॉर्म कौन सी है बेटा, इसे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो सैटेलाइट DNA क्या बोलते हैं बेटा, दोबारा से बोलिए, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्या बोले, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। फुल फॉर्म बेटा लिख देते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। शॉर्ट टैंडम रिपीट्स किसकी फुल फॉर्म है, STR की। किसकी है बेटा, STR की। अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है बेटा तो आप क्या क्या बताओगे, ये लिखिए, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स यानी STR की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो क्या, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। और राइट, वीडियो पीछे कर देख लेना, यहां से कट चुकी हो, ठीक है, अगर आप ना लिख पाई हो तो, है ना। अब देखो, जो मिनी सैटेलाइट DNA और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट DNA, दोनों की फुल फॉर्म पता चलेगी। फिर एक बार फिर समझ लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर स्लाइड लगी है। जो मिनी सैटेलाइट DNA है, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स यानी BNTR। फुल फॉर्म याद कर लो, यहां से बार बार बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाएगी फुल फॉर्म, इसलिए आपको इसको लिखनी है। अब इसमें जो वेरिएबल टैंडम रिपीट्स हैं, इसमें कितने रिपीट हो सकते हैं, इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, लगभग इसमें 100 बेस पेयर तक होते हैं। कितने होते हैं, 100 बेस पेयर तक होते हैं। और यहाँ पर माइक्रो सैटेलाइट DNA होता है, इसमें 2 से 6 बेस पेयर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर बेस पेयर होते हैं रिपीट के। और इसीलिए वेरिएबल नंबर ज्यादा होंगे तो हम वेरिएबल नंबर जितने रिपीट ज्यादा होंगे वहीं पर हम सबसे ज्यादा क्या करेंगे, DNA प्रोफाइलिंग आसानी से कर सकते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, मिनी सैटेलाइट DNA का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो आगे समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको 2 फॉर्म याद करनी है, BNTR की और आपको STR की। इसकी STR की, इतना आप कर लीजिए याद। अब हम चलते आगे। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, चलो हिंदी में हम आपके लिए स्लाइड अपने नोट से लगा देंगे। जो बच्चे इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए स्लाइडें हमने लगा रखी हैं, यहाँ से लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग में लघु अनुसर्गी DNA का उपयोग किया जाता है। लघु यानी मिनी सैटेलाइट DNA का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मिनी सैटेलाइट DNA का उपयोग किया जाता है, हमने आपको बताया था, यानी सैटेलाइट DNA का उपयोग किया जाता है। ठीक है, DNA अंगुली छापी में DNA अनुक्रम यानी सीक्वेंस में स्थित कुछ विशेष जगह के बीच विभिन्नताएं का पता लगाते हैं। वे वेरिएबल नंबर जो टैंडम रिपीट होते हैं उनके मध्य में ही क्या करते हैं, उनकी डिफरेंशिएट या विभिन्नता का पता हम वहां पर लगाते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पुनरावृत्ति DNA। हिंदी वाले बच्चे लिख लें, पुनरावृत्ति DNA कहते हैं। किसको कहते हैं, रिपीटेड DNA को। किसको कहते हैं, रिपीटेड DNA को। अब इस रिपीटेड DNA या पुनरावृत्ति DNA को क्या करेंगे, जीनोमिक DNA से अलग करेंगे। यानी जीनोमिक DNA से क्या करेंगे, इसे अलग करेंगे। अलग करने के लिए इसे क्या करेंगे, अपकेंद्रीकरण करेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम ये क्या करते हैं, ये चीज हमें प्राप्त होती है। ठीक, मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये चीज लाइन क्लियर हो गई होगी। दूसरा हमारा पॉइंट है नोट्स का, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने लगा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, हिंदी वालों के लिए अपकेंद्रीकरण करने के बाद DNA 2 भागों में बट जाता है। मैंने बांटा था। एक बड़ा शिखर प्राप्त होता है, आपको बताया था मैंने, बड़ा शिखर प्राप्त होता है, उसे बल्क DNA कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त हुआ था, इसे क्या बोलते हैं, बल्क DNA कहते हैं।
इसे क्या बोलते हैं, बल्क डीएनए कहते हैं। तथा जो दूसरा अन्य एक छोटा सा शिखर बना था, ये वाला छोटा वाला, तो इसे क्या बोलो आप, एक छोटा सा शिखर बनता है जिसे अनुसर्गी डीएनए कहते हैं या सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट, इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। क्लियर टू ऑल, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक, सैटेलाइट डीएनए क्षार खंडों की लंबाई, यानी उसकी लंबाई कितनी है, यानी और उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं, क्षार कितने यूनिट में रिपीट हो रहे हैं, तो वो दो भागों में बट जाते हैं, उसे बोलते हैं अनुसर्गी डीएनए तथा दूसरे लघुसर्गी डीएनए। और जो आगे क्या करेंगे, फिर इनकी स्टडी आगे हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले अब इतना हमने कर लिया, पता चल गया सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद सैटेलाइट डीएनए प्राप्त हुआ, जो छोटा वाला पीक था, और वो दो भागों में बट गया, सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए। अब मिनी सैटेलाइट डीएनए में को क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बोलते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद अब करेंगे हम इसकी क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करने से पहले हम बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले समझिएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करने के लिए हमने डीएनए प्राप्त कर लिया था। ठीक, अब उस डीएनए को हम क्या करेंगे, डीएनए मशीन से निकालने के बाद अब इस डीएनए को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, और जो कट करेंगे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से करेंगे, यानी आणविक कैंची की हेल्प से करेंगे। ठीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन खट्टकोणों को क्या कर देंगे, डाल देंगे, डाल देंगे। फिर उसके बाद अलग अलग कर लेंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली से क्या करेंगे, उसे ढांक देंगे, उससे सदन ब्लॉटिंग बोलते हैं, और फिर उसका BNTR ड्रॉप करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑटोग्राफी करते हैं, यानी एक्सरे करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, टेंशन मत लेना, डोंट टेक टेंशन, ओनली प्रोवाइडेड टेंशन, जहां तक समझते हैं, सॉरी, समझो आसानी से। हमने किसी मनुष्य से डीएनए ले लिया, ठीक, कलेक्ट कर लिया, WBC से हमने निकाला है, WBC से ब्लड ले लिया है। लेने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या करेंगे, हम डीएनए को प्राप्त कर लेंगे। डीएनए को प्राप्त करने के बाद जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध किया है, यानी किसी ने मान लो अपराध किया, उसके थोड़े सबूत हैं, तो सबसे पहले PCR करते हैं बेटा, क्या करते हैं, PCR करेंगे, PCR करेंगे बेटा। PCR की फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, इसकी खोज कैरी मल्स ने की थी। ठीक, PCR करने के बाद बहुत सारे हमें टुकड़े प्राप्त हो जाएंगे, किसके, डीएनए के। अब डीएनए के जो टुकड़े प्राप्त होंगे, अब उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख देंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रख देंगे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज के द्वारा इसे सेटअप कर देंगे। अब सेटअप करने के बाद इन खंडों में हम इन खंडों को हम भर देंगे, देखो किस प्रकार से भर रहे हैं, ठीक है। भरने के बाद इसमें लाइट देंगे, लाइट देने के बाद इसमें क्या होगा, डीनेचुरेट होंगे, डीनेचुरेट माने ये डीएनए का कुछ विस्तार होगा। ठीक, विस्तार होने के बाद अब जो डीएनए अब इसमें प्रेजेंट होती है एग्रोस जेल बेटा, एग्रोस जेल प्रेजेंट होती है। और एग्रोस जेल बेटा करती क्या है, एग्रोस जेल एक चलने का काम करती है, क्या करती है, चलने का काम करती है, या छानने का काम करती है। जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, किसमें दिया, इनमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक तरफ हम खुद बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी स्लाइड दी होगी, इधर रही, हम बनाते हैं, किस तरीके से करते हैं, समझिएगा ध्यान से। ठीक, सही। सबसे बेटा हम पीसी वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, किस प्रकार से करते हैं उसी पे समझिएगा आप। नहीं
ले ली बेटा, GL2 प्रोसेस कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या बना लिए बेटे, यहाँ पर खंड बना लिए इस तरीके से। इन डिब्बों में क्या भर देंगे हम, DNA फिल कर देंगे। एक तरफ हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, सही, एक तरफ दे दिया नेगेटिव चार्ज। यहां तक क्लियर। अब इसमें हम फिल कर देंगे DNA को बेटा, इसमें हमने फिल कर दिए DNA, जो टुकड़ों में काटी थी भर दिए। अब इसमें भरने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे एग्रोस जेल। क्या डालेंगे बेटा, एग्रोस जेल डालेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, एग्रोस जेल डाल देंगे। ठीक, एग्रोस जेल डालने के बाद जब इसमें हम चार्ज देंगे, यानी इसे बिजली देंगे, लाइट देंगे, फिर गांव की भाषा में समझिएगा, तो एक्चुअली में होगा क्या, जो छोटे खंड होंगे वो बहुत दूर तक पहुंच जाएंगे, और इससे और बड़े होंगे वो और कुछ पीछे रह जाएंगे, और इससे और बड़े होंगे वो और पीछे रह जाएंगे खंड। ठीक, और बड़े होंगे वो यहाँ पर रह जाएंगे खंड, और बड़े होंगे वो यहाँ पर रह जाएंगे। यानी जितने बड़े खंड होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और जो छोटे खंड होंगे वो तली में आके बैठ जाएंगे। ठीक, बहुत दूर पहुंच जाएंगे। तो ये लार्ज DNA खंड, और ये स्मॉल DNA खंड है बेटा, DNA खंड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये DNA जो छोटे छोटे होंगे वो दूर पहुंच जाएंगे, और बड़े बड़े ऊपर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हम इसमें एग्रोस जेल डालते हैं। और बेटा एग्रोस जेल को कहां से प्राप्त किया जाता है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है। एग्रोस जेल कहां से प्राप्त होता है, सी बीड से प्राप्त होता है, यानी समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, सी बीड से प्राप्त होता है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद सी बीड से आप याद कर लेना, ठीक है, एक जिलेडियम होती है, एक क्या होती है, जिलेडियम से प्राप्त होता है, बस इतना जान लीजिए। समुद्र से प्राप्त होता है, इतना समझ लीजिए, बहुत है इतना आपके लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, अब दूसरा बनाते हैं हम फिगर। अब इसमें हम डालेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली डाल देंगे। इसमें क्या डाल देंगे, झिल्ली लगा देंगे बेटा। यहां पर हमने नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली बना दी, नहीं दिख रहा, नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली लगा दी इस तरीके से। DNA का अगर करते हैं तो इसमें क्या बनाते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली सी झिल्ली डाल देते हैं। क्योंकि झिल्ली इसलिए लगाते हैं क्योंकि DNA खंड इस पर है ना, वो सीधे सीधे कॉपी दूसरी उस झिल्ली पर आ जाए। ठीक, अभी आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से होता है। तो इस पर आ गए तो ये क्या हुई, झिल्ली होगी पतली सी, मेम्ब्रेन है गई। ये नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज की बनी होती है। खंड चिपक के इस पर आ गए तो इसे सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। इसे सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्लियर। अब सदर्न ब्लॉटिंग के होने के बाद अब हम इस पर क्या करेंगे, BNTR प्रोब्स डालेंगे। BNTR प्रोब्स कैसे भी डालेंगे वो हम आपको दिखाएंगे अभी। अब इस पर BNTR प्रोब्स डालेंगे, BNTR प्रोब्स डालेंगे। मान लो यहाँ पर हमने BNTR प्रोब्स डाल दी, इसी पर BNTR प्रोब्स डाल, बिल्कुल समझ लीजिएगा। थोड़ी इंग्लिश में बेशक है, यहाँ पर इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल है। BNTR प्रोब्स जैसे ही हम डालेंगे, और BNTR प्रोब्स डालने के बाद ये क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे खंड। ये क्या करेंगे, यहाँ पर पेयर बना लेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। इन खंडों ने क्या बना लिया, ये पेयर बन गए।
अब इस शीत को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, BNTR प्रॉप्स बनने के बाद इस जो नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली थी उस पर एक बन गए, पेयर बन गए, जोड़े में बन गए DNA। अब क्या करेंगे, अब इस पर करेंगे ऑटोग्राफी। क्या करेंगे बेटा, ऑटोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे, ऑटोग्राफी करेंगे, ऑटोग्राफी करेंगे, ऑटोग्राफी या एक्सरे। फिर उसके बाद यानी एक्सरे करेंगे। एक्सरे करने के बाद यहाँ पर क्या हमें प्राप्त होंगे, एक्सरे करने के बाद बेटा क्या प्राप्त होंगे, एक्सरे करने के बाद ये हमें डार्क बैंड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, डार्क बैंड प्राप्त होंगे। देखिए डार्क बैंड किस प्रकार से होते हैं, उन डार्क बैंड को हम समझते हैं ना। डार्क बैंड यानी इस तरीके से बैंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये हमें डार्क बैंड प्राप्त हो गए। अब हम इसे क्या करेंगे, डार्क बैंड जैसे ही प्राप्त हुए, डार्क बैंड जैसे ही हमें प्राप्त हुए, इसी से एक्सरे करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो, डार्क बैंड प्राप्त होते हैं और हम अपने क्रिमिनल को पहचान लेते हैं। क्रिमिनल को किस तरीके से पहचान लेंगे थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए। ये हमारी पूरी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की पूरी मैकेनिज्म हो गई। क्या पूरी मैकेनिज्म हो गई, यानी ये हमें डार्क बैंड प्राप्त होगी। अब हम मैच कराते हैं, किस तरीके से करते हैं, यहाँ तक आपने कर लिया, इसे मॉनिटर में आप देख सकते हो, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये ऑटोग्राफी हमने कर ली, ऑटोग्राफी कर ले। अब चलिए हम आपको चित्र की हेल्प से समझाते हैं। फिर इसकी इंडिविजुअल से हमने DNA कलेक्ट किया था, कर लिया बेटा। फिर देखो ध्यान से, कलेक्ट कर लिया DNA। अब इसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट किससे करोगे, सब सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे मशीन से। ठीक, कलेक्ट कर लिया, अलग अलग DNA खंड हो गए। PCR कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। अब यहाँ पर हमने BNTR प्रॉप्स या सदर्न ब्लॉटिंग कर ली यहाँ पर। ठीक है, क्या कर लिया बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग कर लिया हमने। सदर्न ब्लॉटिंग कर ली। सदर्न ब्लॉटिंग में कुछ नहीं होता बेटा, एक जो नाइट्रोसेल्यूलोज की जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को रख देते हैं, उसी तरह सदर्न ब्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक, और नॉर्थ ब्लॉटिंग बोले तो RNA पर यूज की जाती है और सदर्न ब्लॉटिंग DNA पे की जाती है। इतना आप समझ लीजिएगा। अब इसमें अब क्या करेंगे, अब सिंगल बैंड थे और सिंगल बैंड होने के बाद इस पर BNTR प्रॉप्स डालेंगे। BNTR प्रॉप्स डालेंगे। BNTR प्रॉप्स डालने के बाद ये कैसे जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड जो DNA था वो क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, जोड़े में आ जाएंगे। ये जोड़े में आ गए। ठीक, जोड़े में आ चुके और ये जोड़े में आ गए। देखो 1 2 जोड़े में आ गए। और जोड़े में आने के बाद क्या करोगे, इस पर ऑटोग्राफी करोगे। ऑटोग्राफी करने के बाद ये हमें डार्क बैंड प्राप्त हो गए, दोनों पेयर प्राप्त हमें हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब भी आप नहीं समझे तो मैं नहीं समझ, अब आपको कोई समझा ही नहीं पाएगा। थ्योरी पढ़ लेते हैं। आप कितनी चीज हमने आपको समझाई थी उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है बेटा, समझो। अब देखो 1 मिनट और रुकना बेटा, ऊपर से करा देते हैं थ्योरी। अब थ्योरी भी लिख लो, जिस बच्चे हरामी है कुछ लिखते भी नहीं है। देखो सबसे पहले हमने कौन कौन सी विधि करी थी, PCR और करेंगे यहाँ पर। PCR पहली विधि PCR करेंगे। PCR से बहुत सारी हम कॉपी प्राप्त कर लेंगे DNA की। ठीक, बहुत सारी कॉपी हम प्राप्त कर लेंगे। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करेंगे, खंड को अलग अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली डालते हैं, जिससे क्या हो जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली डालने से बैंड नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर चिपक जाते हैं। फिर BNTR प्रॉप्स करेंगे। BNTR प्रॉप्स करेंगे बेटा। फिर उस पर ऑटोग्राफी करेंगे। ऑटोग्राफी करते हैं और ऑटोग्राफी से क्या होता है, हमें डार्क बैंड प्राप्त हो जाते हैं, यानी एक्सरे करेंगे। क्लियर टू ऑल, इतनी विधि पढ़ते हैं हम उसमें। अब देखो यहाँ देखिए, अब जो संकरित DNA था, संकरित यानी हाइब्रिड, जहाँ पर क्या हो गया था, पेयर बन गए थे। नाइट्रोसेल्यूलोज
फिल्टर से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली से क्या करोगे, नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली से ये यहाँ पर चिपक जाएंगे, यानी फिल्टर हो जाएंगे, सारे डीएनए चिपक जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म करेंगे, यानी ऑटोग्राफी करेंगे। करने के बाद उस पर रेडिएशन डालेंगे, यानी रेडियो एक्टिव प्रॉप्स डालेंगे। फिर फिल्म को यह रेडिएशन के द्वारा उसी बैंड से निकलती हैं जिस पर संकरित रेडियो एक्टिव खोजी उपस्थित होते हैं। क्या रेडियो एक्टिव खोजी उपस्थित होते हैं, उसके मतलब पेयर कर रहे हैं, वही प्राप्त होते हैं। अतः डीएनए पहचाना जा सकता है। अब यहाँ से क्या करोगे, बहुत आसान हो जाएगी पहचानने में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुप्रयोग आपको बताई दिए थे, कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं। ठीक, अब आपको समझते किस तरीके से, वो हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं वो और समझ लीजिए, आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो जाएगी आज। बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे हम आपको। मान ली यहाँ पर हमने ले लिया सोना, वो अच्छी तरह से समझिए। दूसरा हमारा मोना, ये लड़की है, मान ली इसका हुआ है रेप। ठीक, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर सोना, एक ले लिया मोना, ठीक, और एक ले लिया बाबू। ठीक, बाबू ले लो, बहुत सिंपल। अब डाउट है इसके दोनों, इसके बॉयफ्रेंड है इसके सोना के, चारों के चार, वो तीनों हम वो करेंगे, क्या करेंगे, पूरी डीएनए प्रोफाइलिंग करेंगे तीनों की, समझिएगा। सबसे पहले यानी मान लीजिए सोना है और सोना का हो चुका है रेप, और पता नहीं है इनमें से डिसाइड किसने किया, इसने किया या इसने किया। ठीक, ये दो लड़के थे और इन्होंने किसी ने एक ने किया है, वो कैसे डिफाइन करेंगे वो पहले हम इसे समझते हैं। चलिए बेटा, कौन है ये, हमने पीसीआर करी थी, पूरी प्रॉप्स प्राप्त हो गए थे। यहाँ पर बैंड मान लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जितने छोटे बैंड होते हैं वो नीचे आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रिपीट एक बार हुआ था, यहाँ नाइट्रोजन 4 रिपीट 3 पर हुआ था, और यहाँ पर मान लीजिए 7 पर हुआ था। ठीक, और यहाँ पर 9 पर हुआ था। इसी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर मोना एक लड़का है और ये भी एक लड़का है। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर। अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसका 2 पर, एक हो रहा है 5 पर, और एक हो रहा है रिपीट हमारा 8 पर रिपीट हो रहा है। ठीक, ठीक, अगला जो हमारा फॉन्ट है इसमें कौन है, बाबू है। चलो काउंटिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान ली इसका भी 2 पर प्राप्त हुआ बैंड, और इसका 4 पर प्राप्त हुआ बैंड, और इसका 7 पर प्राप्त हुआ बैंड, और इसका 9 पर प्राप्त हुआ बैंड, 9 पर। ठीक, अब आप देखना इस पर कौन सा मैच कर रहा है, यानी 2 पर इस पर मैच हुआ है, 2 इस पर भी मैच हुआ है, और यहाँ पर 4 पर इस पर मैच हुआ है, 4 पर रिपीट यहाँ पर मैच हुआ है, 7 पर यहाँ हुआ है, 7 पर यहाँ हुआ है, और 9 पर यहाँ हुआ है, 9 पर यहाँ हुआ है। तो कह सकते हैं सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी। अब यहाँ पर जो सस्पेक्ट होगा, और ये क्रिमिनल है, सी ले लेते हैं इसे, और इसका क्राइम हुआ था, और ये बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो अपराधी होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। यहाँ पर रिपीट कैसे, सेम बेस पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं, एक ही रिपीट पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप और बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बाकी में अगर आप और अच्छे नंबर लेना चाहते हो, तो आपको हमारे नोट्स लेने चाहिए, और नोट्स इतने आपको हेल्प करेंगे बहुत ही ज़्यादा। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स लेने के लिए। 63 97 54
480 5 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स अगर चाहते हो। चलिए अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को और अच्छी तरीके से और समझना है तो आप क्या करोगे, आपको करना है YouTube पर सर्च किंजल क्लासेस DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलिए मैं आपको दिखाता हूं अभी गूगल पर। नेट नहीं चल रहा है। चलिए दोस्तों, आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिएगा और हम आपको एक थोड़े क्वेश्चन कराते रहेंगे। धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।